साल 1955 मुंबई पुलिस का एक बेहद ईमानदार हेड कांस्टेबल एक फकीर के पास जाता है। फकीर भविष्यवाणी करता है, तुम्हारे 6 बेटे होंगे, पर दूसरा बेटा वो कुछ ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया उसे जानेगी। फकीर सच कह रहा था। वो दूसरा बेटा मशहूर तो बहुत हुआ, लेकिन शोहरत के लिए उसने जो रास्ता चुना वो इंसानी लाशों से होकर गुजरता था। सोचिए, एक पुलिस वाले का बेटा जिसके जन्म की खुशी में कभी अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला ने एक बहुत बड़ी दावत दी थी, उसी बेटे ने आगे चलकर करीम लाला के ही खानदान को सरेआम गोलियों से भून दिया। महज 14 साल की उम्र में पहली चोरी, 19 साल की उम्र में सरेआम बैंक लूटना और फिर 1993 में अपने ही देश के सीने में खंजर घोंपकर 257 बेगुनाहों को मौत की घाट उतार देना। ये कहानी एक मामूली गली के गुंडे के ग्लोबल टेररिस्ट बनने की है। एक ऐसा शैतान जिसने कभी पैसे की तंगी में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और आज वो दुनिया के 15 देशों में अपना खूनी साम्राज्य चलाता है। अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम। 1955 से इब्राहिम कास्कर, जो पेशे से एक हेड कांस्टेबल थे, अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा की दरगाह पर गए थे। बाबा ने जो कहा वो पत्थर की लकीर बन गया। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इब्राहिम कास्कर के घर उस दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। कुछ समय बाद ये परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर बस गया। ये वो दौर था जब मुंबई की आबो हवा में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का सिक्का चलता था। पुलिस में होने के बावजूद इब्राहिम कास्कर की इन डॉन से अच्छी जान पहचान थी। करीम लाला तो इब्राहिम का इतना अच्छा दोस्त था कि उसने दाऊद के पैदा होने पर एक बहुत बड़ी दावत भी दी थी। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे के जन्म की वो खुशी मना रहा है, वही बच्चा एक दिन उसके पूरे साम्राज्य को शमशान बना देगा। धीरे धीरे इब्राहिम कास्कर का परिवार बढ़ा। दाऊद के 10 और भाई बहन हुए। इतने बड़े परिवार को पालना आसान नहीं था, लेकिन उस बाप ने हार नहीं मानी। उसे बाबा की भविष्यवाणी पर यकीन था। इसीलिए बाकी बच्चों को जहां म्यूनिसिपैलिटी और उर्दू मीडियम में भेजा, वहीं दाऊद का एडमिशन मुंबई के एक महंगे और मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1966 में एक ऐसा तूफान आया जिसने कास्कर परिवार की नींव हिला दी। एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सॉल्व ना कर पाने के इल्जाम में इब्राहिम कास्कर को सस्पेंड कर दिया गया। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई रातों तक परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। इसी गरीबी ने दाऊद के हाथों से किताबें छीन ली। पढ़ाई छूटी तो दाऊद की संगत डोंगरी के लोकल गुंडों से हो गई। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने अपनी जिंदगी का पहला गुनाह किया, एक आदमी के पैसे चुराए। जब पिता को पता चला तो उन्होंने दाऊद को बहुत पीटा, लेकिन दाऊद सुधरने वालों में से नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मोहत्ता मार्केट में एक दुकान खोली, जहां वो विदेशी घड़ियां बेचने के नाम पर लोगों से खुलेआम ठगी करने लगा। छोटी मोटी चोरियों से दाऊद का नाम डोंगरी की गलियों में गूंजने लगा। वो उस वक्त के एक लोकल डॉन बाशु दादा के गैंग में शामिल हो गया। लेकिन दाऊद की आंखों में सिर्फ मुंबई पर राज करने का सपना था। एक दिन किसी बात पर बाशु दादा ने दाऊद के पिता और उसके बड़े भाई शब्बीर कास्कर की खुलेआम बेइज्जती कर दी। ये वो चिंगारी थी जिसने दाऊद के अंदर के ज्वालामुखी को फाड़ दिया। उसने ना सिर्फ बाशु दादा को जान से मारने की कोशिश की, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाशु दादा के पूरे धंधे को ही खत्म कर दिया। अब दाऊद का हौसला आसमान छू रहा था। 1970 के दशक में उसने कुछ वक्त के लिए हाजी मस्तान के लिए भी काम किया, लेकिन दाऊद को हाजी मस्तान कभी असली डॉन नहीं लगा, क्योंकि मस्तान ने कभी खून खराबा नहीं किया था। दाऊद जानता था कि अगर मुंबई का बॉस बनना है तो सबसे बड़े खिलाड़ी से सीधा टकराना होगा। मौका भी जल्द ही मिल गया। मस्तान ने किसी बात पर दाऊद के 2 दोस्तों को पठान गैंग से पिटवा दिया। दाऊद आग बबूला हो गया। उसे भनक लगी कि मस्तान की 5 लाख रुपए से भरी एक अटैची मरीन लाइन से मालाबार हिल्स जाने वाली है। महज 19 साल का दाऊद बेखौफ उसने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और वो अटैची लूट ली। लेकिन यहाँ दाऊद से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। वो पैसा हाजी मस्तान का नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। बैंक लूटकर दाऊद ने सीधा मुंबई पुलिस के मुंह में हाथ डाल दिया था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस केस की जांच कर रही पुलिस टीम में उसके खुद के पिता इब्राहिम कास्कर शामिल थे। जब बाप को पता चला कि डकैती का मास्टरमाइंड उनका अपना खून है, तो उन्होंने दाऊद को अपनी पुलिस वाली बेल्ट से बुरी तरह पीटा। उसे घसीटते हुए थाने ले गए और अफसरों के सामने अपने बेटे के गुनाहों की माफी मांगी। पिता ने खुद सरेंडर करवाया था, इसलिए दाऊद जल्दी छूट गया। लेकिन उस दिन थाने की उस मार ने दाऊद को सुधारा नहीं, बल्कि उसके अंदर से पुलिस और कानून का बचा खुचा खौफ भी हमेशा के लिए निकाल दिया। 1970 का दशक खत्म होते होते दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने खालिद पहलवान के साथ मिलकर अपनी खुद की गैंग बना ली। यही गैंग आगे चलकर डी कंपनी के नाम से मशहूर हुई।
उधर हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर राजनीति में कदम रख लिया था। मैदान खाली था और दाऊद ने एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और सोने के व्यापार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये बात करीम लाला को चुभने लगी, क्योंकि पहले इन धंधों पर उसकी पठान गैंग का राज था। शुरू हो गई मुंबई की सड़कों पर एक खूनी गैंग वॉर। एक दिन करीम लाला के गुंडों ने दाऊद को अकेला पाकर बुरी तरह पीटा। ये दाऊद के लिए सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक बेइज्जती थी। दुश्मनी अब पर्सनल हो चुकी थी। डी कंपनी धीरे धीरे पठान गैंग पर भारी पड़ने लगी। ये देखकर करीम लाला ने एक और उभरते हुए डॉन मन्या सुरवे से हाथ मिलाया। 12 फरवरी 1981 मन्या सुरवे के गुंडों ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को सरेआम मौत की घाट उतार दिया। अपने सगे भाई की लाश देखकर दाऊद पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो इस शहर से पठानों का नामो निशान मिटा देगा। उसने एक ऐसा पैंतरा चला जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने मुंबई पुलिस से हाथ मिला लिया। दाऊद ने पुलिस को मन्या सुरवे और पठान गैंग की पक्की मुखबरी देनी शुरू की। नतीजा, पुलिस ने एक एक करके मन्या सुरवे के गुंडों का एनकाउंटर कर दिया। खुद मन्या सुरवे भी 1982 में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। लेकिन दाऊद की आग अभी बुझी नहीं थी। करीम लाला का हिसाब बाकी था। 4 अक्टूबर 1984 करीम लाला का भतीजा समद खान अपनी माशूका शिल्पा के फ्लैट से नीचे उतरा। तभी दाऊद इब्राहिम, अली अंटूले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद ने उसे घेर लिया। दाऊद ने समद खान के शरीर में 1-2 नहीं, पूरी 19 गोलियां उतारी। खून से सड़क लाल हो गई। दाऊद यही नहीं रुका। 1986 में उसने करीम लाला के सगे भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से कटवा दिया। सारे दुश्मन खत्म। अब मुंबई पर राज करने वाला सिर्फ एक ही राजा था। अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने के बाद दाऊद ने अपना नेटवर्क गुजरात और दमन तक फैला लिया। ड्रग्स, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पास करोड़ों रुपए बरसने लगे। साल 1986 में उसने महजबीन से शादी भी कर ली। लेकिन दाऊद को सिर्फ पैसों से प्यार नहीं था, उसे शौक था ग्लैमर का। दाऊद को क्रिकेट का इतना नशा था कि वो सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। 1986 का वो मशहूर वाकया क्रिकेट इतिहास में आज भी दर्ज है। शारजा में भारत पाकिस्तान का फाइनल था। दाऊद एक्टर महमूद के साथ सीधा इंडियन ड्रेसिंग रूम में घुस गया। उसने खिलाड़ियों से कहा, अगर आज इंडिया जीती तो मैं हर खिलाड़ी को एक टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट करूंगा। तभी कप्तान कपिल देव अंदर आए। उन्होंने दाऊद को देखा और जोर से चिल्लाए, ये आदमी कौन है? इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। उस दिन दाऊद को भरी महफिल में बेइज्जत होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर जाना पड़ा। क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड भी अब दाऊद के पैरों की धूल बन चुका था। बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स दाऊद के खौफ के साए में जीते थे। दाऊद फिल्मों में पैसा लगाता, अपनी पसंद के एक्टर्स को कास्ट करवाता और बदले में करोड़ों का हफ्ता वसूलता, और जो मना करता उसकी लाश मिलती। मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या दाऊद के ही शूटर अबू सलीम ने करवाई थी। वजह, गुलशन कुमार ने हफ्ता देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, ये पैसा मैं माता वैष्णो देवी के भंडारे में दान करूंगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड को नहीं दूंगा। क्रूरता की हद तो तब पार हुई जब फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने दाऊद की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड अनीता अयूब को अपनी फिल्म में नहीं लिया था। बॉलीवुड हसीनाओं के साथ दाऊद के चर्चे पूरी दुनिया में आम थे। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी पर दाऊद पूरी तरह फिदा था। जब दुबई के एक स्टेडियम में दाऊद और मंदाकिनी की एक साथ मैच देखते हुए तस्वीरें लीक हुई तो पूरे देश में तहलका मच गया। लेकिन 1986 के आखिर तक अब दाऊद के पापों का घड़ा भरने लगा था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने दाऊद को खत्म करने की खुली छूट दे दी। एक रात क्राइम ब्रांच ने डी कंपनी के हेडक्वार्टर पर धावा बोला, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ गद्दारों ने दाऊद को पहले ही मुखबरी कर दी। दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया और फिर वो भारत कभी वापस नहीं लौटा। 90 का दशक आते आते दाऊद इब्राहिम का ठिकाना भले ही दुबई का आलीशान शहर हो गया था, लेकिन उसकी उंगलियों पर मुंबई की धड़कनें नाचती थीं। इस काम में उसका सबसे बड़ा मोहरा था डी कंपनी का नंबर 2 और दाऊद का सबसे वफादार छोटा राजन। दाऊद का हर हुक्म राजन के लिए पत्थर की लकीर था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी से ज्यादा उम्र जलन की होती है। दाऊद का एक और गुर्गा था छोटा शकील। शकील को राजन का ये ऊंचा रुतबा दिन रात खटकता था। वो शरद शेट्टी के साथ मिलकर धीरे धीरे दाऊद के कानों में राजन के खिलाफ जहर घोलने लगा। भाई, राजन अपनी अलग फौज खड़ी कर रहा है, कहीं कल को आप ही के लिए खतरा ना बन जाए। दाऊद के मन में शक का बीज बोया जा चुका था, लेकिन इस शक को यकीन में बदला एक कत्ल ने। दाऊद के जानी दुश्मन अरुण गवली गैंग ने एक बहुत बड़ी जुर्रत कर दी। उन्होंने दाऊद के सगे जीजा इब्राहिम पार्कर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया।
दाऊद का ईगो बुरी तरह आहत हुआ। उसने बदला लेने का काम अपने राइट हैंड छोटा राजन को सौंपा। हत्यारे शैलेश हल्दांकर और विपिन शौर्य पकड़े गए थे और जेजे हॉस्पिटल में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती थे। चूंकि वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, इसलिए राजन सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो एक फूल प्रूफ प्लान बनाना चाहता था, लेकिन दाऊद का खून खौल रहा था। उसे सब्र नहीं था। उसे लगा राजन जानबूझकर देरी कर रहा है। इसी गुस्से में दाऊद ने राजन को हटाकर ये काम छोटा शकील को सौंप दिया। तारीख थी 12 नवंबर 1992। छोटा शकील ने कोई प्लानिंग नहीं की। उसने सीधा मौत का खेल खेला। उसके खतरनाक शूटर्स ने जेजे हॉस्पिटल के वार्ड में घुसकर AK-47 का मुंह खोल दिया। लगातार फायरिंग की आवाज, टूटते हुए शीशे और मरीजों की चीखें। शूटर्स ने बिना रुके 500 राउंड फायर किए। अस्पताल के सफेद फर्श पर बारूद के खोखे और शैलेश हल्दांकर की छलनी लाश पड़ी थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 बेगुनाह पुलिस वाले भी मारे गए। इस घटना ने सिर्फ एक हत्यारे की जान नहीं ली, बल्कि डी कंपनी की नींव में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। छोटा राजन समझ गया कि दाऊद की नजरों में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन राजन को असली झटका लगना अभी बाकी था। एक ऐसा झटका जो दाऊद को एक डॉन से एक खूंखार ग्लोबल टेररिस्ट बनाने वाला था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए। मुंबई भी जल रही थी। इस आग का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद से हाथ मिला लिया। दाऊद, टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा ने मिलकर भारत को दहलाने की एक खौफनाक साजिश रची। पाकिस्तान से RDX और हथियारों की खेप समंदर के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े ऑपरेशन की भनक दाऊद ने अपने सबसे खास छोटा राजन को लगने तक नहीं दी। उसे पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। और फिर आया वो काला दिन। 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30। महज 2 घंटे 10 मिनट के अंदर पूरी मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, हर जगह सिर्फ खून, चीखें और मासूमों की लाशें थी। 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 700 से ज्यादा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। जब छोटा राजन को पता चला कि जिस शहर पर वो राज करता है, उसी शहर की सड़कों को दाऊद ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया है, तो उसका खून खौल उठा। राजन खुद को एक देशभक्त डॉन मानता था। उसने कसम खाई कि वो दाऊद इब्राहिम को खत्म करके रहेगा, और इसी के साथ राजन ने हमेशा के लिए डी कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया। और फिर शुरू हुई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूनी जंग। सड़क पर दाऊद और राजन के आदमी एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारने लगे। 7 साल बाद साल 2000 दाऊद को खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन बैंकॉक के एक होटल में छिपा है। दाऊद के आदेश पर छोटा शकील ने अपने सबसे खूंखार शूटर मुन्ना झिंगाड़ा को बैंकॉक भेजा। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर झिंगाड़ा और उसकी टीम राजन के कमरे में घुस गई। कमरे के अंदर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राजन के कई साथी मारे गए। खुद राजन के शरीर में गोलियां लगी, खून बहने लगा। मौत उसके ठीक सामने खड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका इंतकाम बाकी हो उसकी सांसें इतनी जल्दी नहीं टूटती। गोलियों से छलनी छोटा राजन अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल की खिड़की से नीचे कूद गया और मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट आया। दाऊद का ये वार खाली गया था, लेकिन राजन की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, दाऊद इब्राहिम की मौत। इंडियन अथॉरिटीज किसी भी कीमत पर दाऊद को खत्म करना चाहती थीं। साल 2005 में जब दाऊद की बेटी मेहरूब की शादी दुबई के ग्रैंड हयात होटल में तय हुई, तो भारत को अपना सबसे बड़ा मौका मिल गया। इस नामुमकिन मिशन की जिम्मेदारी दी गई भारत के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस अजीत डोभाल को। डोभाल ने छोटा राजन से संपर्क किया और राजन के 2 सबसे खूंखार शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए चुना गया। दिल्ली के एक गुप्त सेफ हाउस में अजीत डोभाल खुद इन गैंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही दाऊद दुबई के होटल में कदम रखेगा, एक स्नाइपर बुलेट उसके सिर के आर पार हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने भारत के साथ एक बहुत भद्दा मजाक किया। मुंबई पुलिस कई महीनों से विक्की मल्होत्रा के फोन टैप कर रही थी। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि विक्की दिल्ली में अजीत डोभाल के साथ एक टॉप सीक्रेट नेशनल मिशन पर है। मुंबई पुलिस को लगा कि विक्की दिल्ली में किसी बड़े मर्डर को अंजाम देने वाला है, और इसी गलतफहमी में वो बिना किसी को बताए अचानक दिल्ली पहुंच गए। जिस दिन अजीत डोभाल होटल अशोका के कमरे में उन शूटर्स को आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे, उसी वक्त मुंबई पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। डोभाल ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अपनी बंदूकें नीचे करो, मैं रिटायर्ड IB चीफ हूं, हम दाऊद को खत्म करने के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी, और जो मिशन दुनिया की नजरों से छुपकर होना था, वो लाइव टेलीकास्ट बन गया।
दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम एक बार फिर हमारे ही सिस्टम की नासमझी और कुछ भ्रष्ट अफसरों की गद्दारी की वजह से बाल बाल बच निकला। गद्दारी का आलम तो ये था कि साल 1999 में अंबादास पोटे नाम के एक पुलिस अफसर ने एक फोन टेप रिकॉर्ड किया था। उस टेप में मुंबई का एक जज छोटा शकील से पैसे लेकर शूटर्स को छोड़ने की डील कर रहा था, लेकिन अफसोस कोर्ट ने उस टेप को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया और उस जज को बरी कर दिया गया। आप ही सोचिए, ऐसे करप्ट सिस्टम के बीच दाऊद भला कैसे पकड़ा जाता। दाऊद इब्राहिम का गुनाह सिर्फ 1993 तक नहीं रुका। साल 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में भी उसने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे खूंखार आतंकियों से उसके सीधे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और भारत ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा है। आज दाऊद इब्राहिम 70 साल का हो चुका है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो $6.7 बिलियन यानी अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। उसके पास 14 देशों के फर्जी पासपोर्ट हैं। अकेले ब्रिटेन में $450 मिलियन की प्रॉपर्टी है और आज भी दुनिया भर के क्रिकेट मैचों की सट्टेबाजी उसी के इशारों पर होती है। उसकी डी कंपनी अब कोई मामूली अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो अफ्रीका के बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों को भी फंड करती है। बीते 20 सालों में कभी जहर तो कभी हार्ट अटैक से उसके मरने की अफवाहें कई बार उड़ती रही हैं। कहा जाता है कि पकड़े जाने के डर से उसने अपने चेहरे की कई सर्जरियां करवाई हैं। वो आज भी पाकिस्तान की किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर अपनी सांसें गिन रहा है और हमारे सिस्टम की बेबसी पर हंस रहा है। एक हेड कांस्टेबल का वो बेटा जो कभी गरीबी से बचने के लिए छोटी मोटी चोरी करने उतरा था, आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। लेकिन कहानी के अंत में सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या साल 1993 में जिन 257 बेगुनाहों ने अपने ही शहर की सड़कों पर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई थी, क्या उन मासूमों की आत्माओं को कभी सच्चा इंसाफ मिल पाएगा, या फिर ये शैतान हमेशा ऐसे ही सरहद पार कानून की पहुंच से बाहर बैठकर हमारे सिस्टम की नाकामियों पर हंसता रहेगा। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास के इन काले पन्नों पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही